नमस्कार दोस्तों इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब इस देश के भीतर चुनाव होना है और उस चुनाव के ऊपर निगरानी इलेक्शन कमीशन करता है और इलेक्शन कमीशन ही इस भारत देश के लोकतंत्र का रक्षक सही मामले में होता है और लोकतंत्र का तगाजा होता है कि अगर चुनाव को लेकर के कोई भी शिकायत देश के भीतर करे तो फिर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए इलेक्शन कमीशन उस शिकायत का जवाब दे दे, चाहे वो लिख करके दे दे या फिर वो अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको डाल दे और लगातार उस बात की घोषणा करते चला जाए। तो क्या ऐसे में इस बात से पूरी हो जाती है या फिर ये कहे कि इस देश के अंदर लोकतंत्र का तगाजा तो ये होती है कि आखिर हर बार शिकायत हो क्यों रही है, बार बार शिकायत क्यों की जा रही है, उस शिकायत को दूर करना है या फिर वो शिकायत दोबारा से ना हो इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाए या फिर ये कहे कि इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर के आजिज हो जाए कि देखिए बार बार आप शिकायत कर देते हैं और ये बात कहते हैं बताते हैं कि दरअसल चुनाव के भीतर कहीं ना कहीं कुछ तो घालमेल हुआ है। दरअसल उस मशीन के आश्रय ईवीएम मशीन के आश्रय जिस मशीन को लेकर के अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में लगातार शिकायत होती चली आ रही है पिछले कई वर्षों से और बात तो अब बैटरी तक पहुंच गई है। जी हाँ, बैटरी तक। बताइए आप, ये कुछ कहने की चीज है क्या? एक लंबा चौड़ा लिस्ट, एक पूरी व्यवस्था होती है हमारे यहाँ, उस व्यवस्था को आपको हम बता देंगे, दिखा देंगे, दे देंगे। बात इस बात से पूरी हो जाती है क्या? और इसके ठीक समानांतर, ठीक पैरेलल इस देश के भीतर एक एग्जिट पोल भी होता है। जी हाँ, उस एग्जिट पोल, वो तमाम सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो जाए। एग्जिट पोल कोई साइंटिफिक नहीं है, उसके पीछे कोई आप साइंस नहीं ढूंढिएगा, कोई उसके पीछे विज्ञान को मत खोजिएगा। और एग्जिट पोल को इस दौर में सही ठहराने के लिए क्या इस भारत देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, जिसको प्यार से लोग कुछ गोदी मीडिया भी कहते हैं, क्या वो भी उसके अनुकूल ही होता है? क्या कि उसने उस एग्जिट पोल को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाया है और लगातार दिखाया है? तो लोकतंत्र के तगाजे तो इस देश के भीतर ये होता है कि मशीन के अंदर जो वोट डाले गए और वही वोट जब दिखाई दे जाते हैं तो इससे हट करके कोई भी चीज क्यों होनी चाहिए? आज इसी बात के ऊपर बात हुई है, आज इस बात को लेकर के बात की जाएगी क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान था। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, झारखंड का विधानसभा चुनाव और इसके बाद कई राज्यों के भीतर जो उपचुनाव होने हैं वहां के तमाम सारे सीटों का भी ऐलान होना था। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने बाकायदा एक मंच सजाया और उस मंच से यह बात कहना शुरू किया कि महाराष्ट्र के भीतर एक ही फेज में हम वोटिंग करवा देंगे। असल वाकई हो सकता है कि 288 विधानसभा की सीटों पर एक ही दिन में वोटिंग करवा देगा। अच्छा लगा ये बात सुन करके। तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा की वोटिंग होगी और उसकी रिजल्ट, उसके परिणाम, उसकी काउंटिंग जो है वो 23 तारीख होगा, 3 दिन बाद। और झारखंड के भीतर दो फेज में चुनाव होंगे। जो इससे पहले 3, 4, 5 फेज में चुनाव होंगे, इस बार झारखंड के भीतर 2 ही फेज में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग एक कदम आगे बढ़ा दे, क्योंकि एक समय तो उसको एक देश एक चुनाव के तहत जाना था, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जाना था। तो झारखंड के विधानसभा चुनाव 2 फेज में होगी। पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को होगी, वहीं दूसरे फेज की वोटिंग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ 20 नवंबर को वोटिंग होगी। और इसी दौर में 13 और 20 नवंबर के दायरे में तमाम राज्यों के भीतर उपचुनाव होंगे, चाहे वो वायनाड का लोकसभा चुनाव का उपचुनाव हो वहां पर या फिर उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव हो। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश के भीतर 10 में से 9 पर ही उपचुनाव के अंदर वोटिंग होगी। एक का ऐलान अभी नहीं किया गया और वो सीट काफी महत्वपूर्ण होता है। वो मिल्कीपुर की सीट होती है। मिल्कीपुर, जी हां, आप जानते होंगे, अयोध्या से सटा हुआ इलाका होता है मिल्कीपुर विधानसभा। और यहीं के विधायक ने सांसद का चुनाव लड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो समाजवादी पार्टी से आते थे। और उसके बाद जब वो चुनाव जीत गए तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के भीतर हड़कंप मच गया और बताया गया कि देखिए अयोध्या के भीतर राम मंदिर का निर्माण करवाया भारतीय जनता पार्टी ने। और फैजाबाद की लोकसभा सीट जिसके दायरे में अयोध्या भी आती है, मिल्कीपुर का भी विधानसभा सीट आता है और भी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग आते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी जीत गई। तो फिर ऐसे में हिंदुत्व तो एक ही झटके में हवा हवाई हो गई। या फिर यह कहे कि जिस हिंदुत्व के आश्रय 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गोटियां सीखी जा रही थी वो पूरा का पूरा मुद्दा ही एक झटके में फू हो गया। यानी ये संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने जरूर है और ये संकट मौजूदा वक्त में झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी और ये संकट महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी जरूर रहेंगी। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर के। लेकिन सवाल है मौजूदा वक्त में, असल सवाल तो ये होता है, क्या सच में इस भारत देश के भीतर में हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तमाम सारे एग्जिट पोल हुए वो तमाम सारे एग्जिट पोल एक झटके में गलत साबित कैसे हो गए? और जो शिकायतें की गई थी चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से गिनती के दौर में गड़बड़ियों को लेकर के, ईवीएम में ई बैटरी को लेकर के, ईवीएम मशीन को लेकर के, खुद चुनाव आयुक्त ने बताया आज की हमारे पास 20 शिकायतें आई थी और हम एक एक शिकायतों का निष्पादन कर देंगे, हम एक एक शिकायतों का जवाब दे देंगे। लोकतंत्र का तकाजा होता है, जवाब तो देना ही है, जवाब तो देंगे ही। तो क्यों नहीं आज लोकतंत्र के अक्षतले इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो पहरी होते हैं चुनाव के, यानी ये कहे कि चुनाव के ऊपर पहरा करते हुए इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के जिनके हिस्से में काम आता है, वह एग्जिट पोल से वहां से वो बात की शुरुआत करते हैं और वो बताता है कि दरअसल एग्जिट पोल जो है एक्सटॉर्शन पैदा कर देता है। क्या? एक्सटॉर्शन, यानी ऐसे हालात उत्पन्न कर देता है। उसके बाद बताइए टीवी चैनलों के ऊपर जो लगातार तमाम सारी चीजें चलने लगती है वो तो अपने आप में घबराहट पैदा करने वाली होती है। क्या ऐसा ही रिजल्ट होगा? ये इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है। जरा इस बात को समझिएगा। आज उन्हीं की बातों से बात की शुरुआत किया जाए जहां पर उन्होंने एग्जिट पोल, टेलीविजन का भूमिका इस दौर में, इन तमाम सारे बातों को, अपने बात को नए अंदाज में रखा। जरा देखिए इनको एक बार।
उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स है कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सा। देर आर बॉडीज विच गवर्न दिस, देर इज NBSA, देर आर अदर बॉडीज विच सेल्फ रेगुलेट, एंड आई एम श्योर द टाइम हैज कम दैट the associations, bodies which govern will do some. सुना आपने? पूरी दुनिया के कमोबेश हर देश के अंदर चुनाव होते हैं, और जिस देश में भी चुनाव होते हैं वहां पर एग्जिट पोल भी होता है। अमेरिका कहीं चुनाव है, 5 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी, वोटिंग के साथ साथ वहां पर एग्जिट पोल की प्रक्रिया वहां पर भी शुरू हो जाएगी, और ये बहुत साइंटिफिक तरीका इसको माना जाता है। और बीते दिनों करीब लगातार कहे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, या फिर कहे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों को लेकर के अमेरिका के भीतर आपस में जो प्रतिस्पर्धा हो रहा है तमाम सारे मुद्दों को लेकर के, उसको लेकर के भी एक पोल लगातार अमेरिकन मीडिया के, अमेरिकन टीवी के स्क्रीन के ऊपर लगातार रेंग रहा है, जो बताया जाता है उसके भीतर कि बहुत कम का अंतर है जीत हार का। 49 और 51% के बीच डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस चल रही हैं। इस पूरे प्रक्रिया का भीतर का क्या मतलब होता है, इसके पीछे का कौन सी साइंस होता है? क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने बताया कि दरअसल एक आप खुद आत्मनिरीक्षण कीजिए, जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया पत्रकार के लोग हैं, यानी इस दौर में मीडिया आत्मनिरीक्षण करे, जो जिस एग्जिट पोल को टीवी स्क्रीन पे दिखाता है वो सही क्यों नहीं होता है। न्यूज चैनल टीवी स्क्रीन पे जो दिखाता है, इस स्क्रीन के ऊपर ऐसी कौन सी तमाम सारी बातों को दोहराने लगते हैं, उस बात को चिंतन करे, निरीक्षण करे। लेकिन इस देश के भीतर में जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें साल दर साल क्यों लगातार मुश्किल हालात बनते जा रही है, कुल क्यों ऐसी आवाजें लगातार कई सालों से उठती है, जहां पर ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती है कि आखिरकार लोगों के भीतर सिर्फ हार जीत को लेकर के ही संदेह है, या फिर ये कहे कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आगे बढ़ चुकी है। उन तमाम सारों के बातों के बीच देश के चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन या दुनिया के भीतर जहां जहां ईवीएम मशीन को लेकर के वोटिंग होती थी, वहां पर उससे जुड़े हुए तमाम देशों के भीतर भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, दोबारा बैलेट पेपर पे लौट आई। लेकिन भारत टेक्नोलॉजी के लिहाज से और भारत के चुनाव आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से महा इंटेलिजेंस, और शायद इसीलिए इस बात को सुनने की आज जरूरत है। जब उनसे सवाल ईवीएम मशीन को लेकर के किया गया, उनसे सवाल पूछा गया, वो एग्जिट पोल और मीडिया पत्रकार को लेकर के आत्मनिरीक्षण की बात कर रहे थे, जो आपने वीडियो के अंदर सुना भी। लेकिन इस दौर में ध्यान देने वाली बात है कि शेरो शायरी भी आज इलेक्शन कमीशन ने किया ईवीएम मशीन को लेकर के, और सुबह में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी इस बात को कहने से वो नहीं चुके कि 100% सही है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही पूरे अच्छे तरीके से ईवीएम को लेकर के जो बातें सामने रख दिया, जो मसविदा सामने रखा, उस बात को एक पल के लिए आपको भी सुन लेना चाहिए कि सच में क्या ईवीएम मशीन को लेकर के और देश के भीतर लोकतंत्र की रक्षा को लेकर के इलेक्शन कमीशन इस दौर में कितना सक्रिय होता है, और बिंदुवार तरीके से सारी बातें वो जानता है, कुछ भी गड़बड़ी ना हो, कुछ भी घालमेल ना हो। इसलिए उसने बहुत ही शानदार तरीके से इसके चारों तरफ एक कवच बना रखा है। कैसी कवच है, जरा खुद ही आप मुक्त चुनाव आयुक्त से इस बात को सुनिए, देखिए क्या कहते हैं। फिर पूरे दिन दिखाना, इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। ठीक है, बाबा सुन लिया। ये बात तो किसी के भी मन में उठ सकता है, क्या सच में इस तरीके से पुख्ता बंदोबस्त अगर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीन को लेकर के कर रहा था, इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र सुरक्षित है, और लोकतंत्र के ऊपर इस देश के भीतर कोई आंच कभी भी आ नहीं सकती है। ये अलग बात होती है कि साइकोलॉजिस्ट हो या फिर जो एग्जिट पोल करने वाले तमाम सारे मीडिया पत्रकार के लोग हो, क्या उनको सच में ये बात समझ में नहीं आएगी 0.61% के साथ 11 सीट किसी भी राजनीतिक पार्टी की कैसे बढ़ सकती है? ये बात किसी को नहीं समझ में आता है, किसी को इस तरीके से बात समझ में नहीं आता है। साइंटिफिक सोच अगर मीडिया और एग्जिट पोल करने वालों की नहीं होगी तो फिर उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए।
चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से, राजीव कुमार से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत साफ तौर पे आज बता रहा था कि इस बार 20 यानी 20 शिकायतें हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आई है। और पहली बार बैटरी को लेकर के शिकायत आ गई। बैटरी पता नहीं लोग इस बात को समझते हैं, जानते या नहीं जानते, लेकिन ईवीएम मशीन के अंदर की जो बैटरी होती है वो कोई मोबाइल वाली बैटरी नहीं होती है, वो तो जैसे कैलकुलेटर के भीतर बैटरी होती है ठीक वैसे होती है। और जो शिकायत हो रही थी उसके भीतर ये लोग बता रहे थे कि दरअसल 99% तक चार्ज कैसे हैं। हमने भी एक वीडियो में दिखाया था, बताया था, उसने बताया कुछ जगह पे चार्ज है बैटरी 50%। तो इसके पीछे का घालमेल क्या होता है, खेल क्या होता है, इसको भी बहुत बारीकी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से इलेक्शन कमीशन ने, राजीव कुमार ने आज ये बात बता ही दिया। उन्होंने कहा जैसे बैटरी कैलकुलेटर के भीतर होता है वैसे ही बैटरी होती है ईवीएम मशीन के अंदर। और उसके बाद उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी को बताते हुए बताया कि दरअसल उस बैटरी के ऊपर भी तो साइन होते हैं ना। और बैटरी के भीतर ये बात कैसे पता चलेगा कि 99% है या 50% है, क्योंकि वह तो जब बुझने लगती है तो आखिर में 5.8% जब बैटरी बचती है तब उसकी येलो लाइट जलती है, तभी ये बात पता चलता है इस बैटरी को बदल देना चाहिए, अन्यथा तो पता चल ही नहीं सकता। फिर ये तमाशा क्या है, माजरा क्या है। और हमारे पास सारा इक्विपमेंट है जिससे हम जांच करेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, लिख करके देंगे, शिकायत दूर की जाएगी, क्योंकि इस देश के भीतर लोकतंत्र का तगाजा तो यही है कि बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में है और इसको आप डाल सकते हैं। तो इट इज इनिशियली marked as that yes it is okay, go ahead, 99% it is charged. दरअसल ईवीएम मशीन अपने आप में इस दौर में इसलिए बहुत बड़ा सवाल बन जाता है क्योंकि भारत देश में चुनाव लोकतंत्र का प्रतीक होता है, और इस देश के भीतर लोकतंत्र के इस चुनाव के इस प्रतीक के भीतर सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण या सब कुछ ईवीएम मशीन के ऊपर ही इस देश के भीतर टिका होता है। और इस देश में लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर इलेक्शन कमीशन नहीं है, चुनाव आयोग नहीं है, बल्कि ईवीएम मशीन के रक्षक के तौर पर इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की मौजूदगी होती है देश के भीतर। और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा अधिकार सरकार के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल देने की कोशिश जरूर किया था, लेकिन वो दखल सरकार और संसद के भीतर उसकी ताकत के सामने सुप्रीम कोर्ट कोई मायने रखती नहीं। बाकायदा संसद के जरिए ये पास करा लिया गया कि इसके भीतर चीफ जस्टिस की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए और प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मिनिस्टर और एक विपक्ष के नेता की मौजूदगी होगी, बहुमत के साथ नियुक्ति हो जाएगी। तो बहुमत तो 2-1 का होगा, तो 2 सरकार है, 1 विपक्ष है, भैया खेल तो हो गया। ये तो पता है। ये सवाल, लोकतंत्र का सवाल अगर मशीन में जाकर के उलझा है तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद वाकई ये सवाल बड़ा हो गया था। जिस देश के भीतर आप किसी भी राज्य के भीतर कोई भी चुनाव लड़ लीजिए तो उसका क्या महत्व होगा, परिणाम तो तय है, कहां पर जिताना है, कहां पर हराना है, कहां पर कितना वोट किसको डलवाना है। अगर उसकी जान अगर कहीं किसकी दूसरी की उंगलियों में जाकर अटकी हुई है तो उंगलियों के इशारे पर परिणाम तय कर सकता है। तो क्या ऐसे में लोकतंत्र इस दौर में गायब हो गया? ये तमाम सारे सवाल कई मौकों पर कई तरीके से उठाए, यहां तक कि यह है कि इस दौर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी तमाम सभाओं के भीतर भी उठाए। हम उनकी बात को आपको दिखाएं, सुनाएं, उससे पहले एक बात को थोड़ा सा आप समझिए कि इस वक्त में, इस समय में इस देश के भीतर पूरी की पूरी जो सत्ता होती है उसको राजनीति चलाती है। इस देश की कानून व्यवस्था भी राजनीतिक सत्ता के हाथों में कठपुतली की तरह बंधी हुई होती है। इस भारत देश के भीतर भी कितना भी अपराध हो जाए, सत्ता के तार कहीं ना कहीं अगर उससे जुड़ जाता है, आप ये बात कह सकते हैं। महाराष्ट्र के भीतर चुनाव है और इस चुनाव में अभी तक मुद्दे दौड़ रहे थे, शिवसेना का टूटना चल रहा था। एनसीपी क्यों टूटी महाराष्ट्र के भीतर, इस बात को लेकर के फैसला होना था। असली शिव सैनिक महाराष्ट्र के भीतर कौन है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, इसके ऊपर भी फैसला होना था। इसी चुनाव के भीतर में इंडिया गठबंधन के साथ महाराष्ट्र के भीतर बचेगी या ये इंडिया गठबंधन के अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसका फैसला भी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव और झारखंड का विधानसभा चुनाव क्यों होना है। हरियाणा में तो कांग्रेस अपने बूते अकेले लड़ी थी, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर तो इंडिया गठबंधन है, 2 और राजनीतिक पार्टी साथ है। झारखंड के भीतर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम कांग्रेस के साथ, यानी ये कह के इंडिया गठबंधन के भीतर के 3, 4, 5 राजनीतिक दल मिलकर के इस चुनाव को लड़ेंगे दोनों राज्यों के भीतर। तो इंडिया गठबंधन अगर उसकी हार इस दोनों चुनाव में मिल जाती है दोनों राज्यों में, फिर उसका अस्तित्व खत्म है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस बात को तो माना ही जा रहा था
कि कांग्रेस पार्टी अगर अपने बूते चुनाव लड़ी, जिसका जिक्र बाकायदा इंडिया गठबंधन के भीतर से लगातार आवाज आई, समाजवादी पार्टी ने आवाज लगाई, आम आदमी पार्टी ने आवाज लगाई, शिवसेना इस बात को कहने से नहीं चुकी, इशारों इशारों में बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी, यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस बात को बताती हुई चली गई कि अगर सब कोई मिलकर के लड़ते तो सभी कोई मिलकर के अगर लड़ेंगे, अब अगर चुनावी हार होगी तो फिर इंडिया का अस्तित्व खत्म हो। और ऐसे में इस चुनाव के भीतर का सवाल मौजूदा वक्त में ये होता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के तौर पर जो कार्यकर्ता, नेता, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के वो विधायक, मंत्री या फिर जिसको जो टिकट पाएगा, सब इस बात को देख रहा है कि चुनाव के परिणाम हमारे हाथ में थोड़ी हो, तो पहले से तय है। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को कौन हारना चाहेगा, जहां पर पूरा कॉर्पोरेट लॉबी होता है, सबसे ज्यादा पैसा होता है, इतनी बड़ी ताकत के साथ वहां पर गुजरात के बिजनेसमैन की भी बहुत बड़ा पैठ होता है, उसको सरकार मौजूदा वक्त में गवा देगी कैसे, ये सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए इस दौर में एक एक करके हर तबके को सुविधा देते देते आखिर ही कैबिनेट के भीतर मुंबई में आने वाले हर दिन करीब 10 लाख वाहनों को टोल टैक्स को फ्री कर दिया गया। इससे पहले मदरसा के भीतर जो लोग पढ़ाते थे उनमें 10,000 वेतन उनको बढ़ा दिया गया, 6 से 16,000 कर दिया गया, 8 से जिनका था 8,000 सैलरी उनसे उनका 18,000 कर दिया, यानी 10,000 के एक बार में बढ़ोतरी। उससे पहले लाडली बहना योजना ले आए, 1,500 रुपया महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में भेजने लगे। उसके बाद महाराष्ट्र के भीतर बर्तन बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद बिजली मुक्त कर देंगे 25 साल तक, इस बात का भी ऐलान हो गया। यानी अलग अलग खांचों के भीतर अगर आप देखते चले जाएंगे, और उसके साथ साथ जो जातीय राजनीति को भी बाखूबी इस दौर में साधा गया। और जातीय राजनीति को साधते हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के पहली बार यह भी सवाल उठने लगा कि जो ओबीसी समाज का लोग है, जिसकी कमाई 8 लाख से अधिक है, क्यों ना उसको भी आरक्षण का सुविधा दे दिया जाए। तो क्रीमी लेयर 8 लाख से बढ़ा करके 15 लाख करने का ऐलान कर दिया गया। आखिर 60 जातियां जो ओबीसी समाज से जुड़ी हुई थी, उसकी उपजाति, उसको केंद्रीय सूची के भीतर शामिल किया जाए, इसका अनुमोदन कर दिया गया। पिछले दिन हमने वीडियो भी बनाया। जिन जातियों का किया गया उसके ऊपर बड़ा असर महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाके में, खासतौर पर भंडारा गोंदिया के भीतर और नासिक के गरीब के इलाकों में, नासिक के और पुणे में पड़ता, जो जातियों को सेंट्रल सूची के भीतर केंद्रीय सूची में शामिल कर दिया। इस बात यानी इस दौर में ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी चौतरफा घेराबंदी चुनाव जीतने के लिए अगर इस तरीके से ऐलान किया जा रहा, तो फिर क्यों ईवीएम के अंदर गड़बड़ी करने का कहां से जिक्र होता है भैया? सियासी तौर पर तो यही हथकंडा है चुनाव जीतने का। लेकिन वहीं पर एक सवाल कोई भी पूछ सकता है कि इस समय भारत देश के भीतर बीते 10 सालों के भीतर सबसे ज्यादा महंगाई दर, सबसे ज्यादा महंगाई की परिस्थितियां हैं, तो क्या देश की जनता महंगाई को नहीं देखेगी, उसको इग्नोर कर देगी? पिछले 47 सालों के भीतर जो सबसे ज्यादा असमानता का दौर था, वो मौजूदा समय में आकर खड़ा हो चला है देश के भीतर। क्या इस बात को कोई नहीं देखेगा? क्या इस देश के भीतर बेरोजगारी का परिस्थिति में इस देश के तमाम युवा परेशान है, हाथों में डिग्रियां हैं लेकिन नौकरियां नहीं है? तो ऐसे में क्या इसको भूल जाएगी? कोई सवाल कर सकता है कि 28-29 लाख रुपया जो अपने मुद्रा योजना के तहत देश के युवाओं में बांट दिया, रोजगार नहीं तो पैसा ले लो, अपना रोजगार पैदा करो, पकौड़े तलो और 2-4 को रोजगार डालो, तो इसके बावजूद भी देश के भीतर बेरोजगारी चरम सीमा पर क्यों है? तो क्या ऐसे में वो वोट नहीं डालेगा? जी नहीं, वोट तो पड़ेंगे, वोट तो डालेंगे, वोट तो डालेंगे लाडली बहना की योजना के तहत, वोट पड़ेंगे मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी के नाम पर, बर्तन बांटने के नाम पर, जातीय समीकरण को साधने के नाम पर, और टोल टैक्स को फ्री करने के नाम पर। ठीक है, 8 लाख से 15 लाख रुपया एनओसी बनाने के, मतलब तो तमाम खेल चल रहा है। यानी आपका नजर ईवीएम की तरफ जा ही नहीं। जो शिकायत का बुलबुला एक का दुक्का उठता लगातार क्यों कायम होता है, उसका जवाब दे पाने की स्थिति में मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आ पाता? अगर देश में वोटर ही नहीं, जो खिलाड़ी है इस लोकतंत्र के भीतर, जो चुनाव लड़ने वाला है, वो शिकायत करके तो क्यों पहुंच जाता है हमारे पास, क्यों शिकायत करने के लिए आता है? फैसला तो इस बात का भी इस दौर में होना है कि 2019 के भीतर जो सरकारें बनी, उसके मात्र 1.5-2 साल के बाद उसके भीतर 2 पॉलिटिकल पार्टी को टीम से तोड़ कैसे दिया गया था भैया? और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस बात को कह दिया कि दरअसल पूरा का पूरा खेल राज्यपाल की असंवैधानिक रवैये के कारण हुआ, गैर कानूनी भूमिका के तहत हुआ, और इसके बावजूद भी फैसला तो उसका भी होना है। असली शिवसैनिक महाराष्ट्र के भीतर कौन? पिता के नाम और पिता के दौर के चुनाव चिन्ह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े एकनाथ शिंदे की शिवसेना सब कुछ पा लेती है एक झटके में। इलेक्शन कमीशन उसमें ठप्पा लगा देता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला का इंतजार भी नहीं करता इलेक्शन कमीशन। फैसला तो इसका भी होना है इस चुनाव के भीतर। इसी तौर पर झारखंड के भीतर 2 फेज के भीतर चुनाव होने हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। आदिवासियों के बीच पहुंच और पकड़ भारतीय जनता पार्टी ने इस दौर में बनाई जरूर है। एक समय में हेमंत सोरेन को जेल के भीतर डाल दिया, उनको जब बाहर वो निकल करके आए, उसके बाद झारखंड के भीतर एक सवाल बड़ा होने लगा कि क्या सच में आदिवासी वोट अब झारखंड के भीतर भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा? ये बड़ा होने लगा था, क्योंकि संथाल परगना के इलाके में 18 विधानसभा सीटों में केवल 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है, बाकी 15 सीट जेएमएम और कांग्रेस जीत गई थी। कोल्हान के क्षेत्र में तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। यहाँ तक कि जमशेदपुर से रघुवर दास, जो इस समय राज्यपाल बना दिए गए हैं, वो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वह भी बतौर मुख्यमंत्री के बाद चुनाव लड़ रहे थे विधायक, तो वह भी हार गए कुलाम के क्षेत्र में। वहां पर 14 विधानसभा सीटों में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। यानी ये कह कि 18 और 14 को अगर इकट्ठा कर दीजिएगा तो 32 सीट हो जाती है, जो संथाल परगना और वहां पर की होती है, कुल्हान की होती है। और इसके बाद अगर झारखंड के भीतर एससी सीटों के आकलन में अगर जाएंगे तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कहां जीती थी? 2 से 3 सीट जो रांची के आसपास का इलाका, खुटी का इलाका है, वहीं पर जीत पाई थी।
बाकी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। लेकिन जब चुनाव के प्रोसेस के भीतर जो तमाम सारे सवाल जो उठाए जाते हैं, जब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की इस बात की फिक्र होती है कि टीवी स्क्रीन के ऊपर रेंगने वाले तमाम सारे एग्जिट पोल, रेंगने वाले तमाम सारे साइंटिफिक तरीके से तैयार किए जाने वाले डाटा आंकड़ा एग्जिट पोल ये गलत साबित होते हैं, उसको खुद आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो ऐसे में क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जिस ईवीएम मशीन का रक्षा करने के लिए पूरा शील्ड बता रहा है, तामझाम बता रहा है, क्या इसके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा? क्या विपक्ष के नेता के जहन में सवाल नहीं होगा जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये बातें कह रहे थे? आप राजा की जान कहीं पर भी बसती हो, लेकिन मौजूदा वक्त में सवाल तो यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड के विधानसभा चुनाव, झारखंड में 2 फेज उपचुनाव, महाराष्ट्र में 1 फेज 20 नवंबर, झारखंड में 13 और 20 नवंबर, जो करीब 1 दर्जन मुद्दे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर फैसला होना चाहिए और इस चुनाव के फैसले पर इसका परिणाम असर डालेगा, वो तमाम सारे 12 मुद्दे इस दौर में कौन से हो सकते हैं? गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, यानी ये कहे कि एक ही झटके में जो कंपनियां गुजरात ले जाई गई महाराष्ट्र से, तो क्या महाराष्ट्र के अस्तित्व का सवाल यह चुनाव से जुड़ा हुआ होता है? गुजरात के भीतर वेदांता चला गया, फार्मा क्लस्टर चला गया, इंटरनेशनल सेक्टर जो था वो चला गया, इसका भी तमाम सारा फैसला होना इसी विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ। इस बात का भी फैसला ना होना है मौजूदा वक्त में, जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के तौर पर महाराष्ट्र के भीतर चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के अभी थोड़े दिन खींच करके आगे बढ़ाते हुए उससे पहले लाडली बहना के तहत महिलाओं, तकरीब 2 करोड़ महिलाओं के पास, 2 करोड़ 10 लाख महिलाओं के पास हर महीने 1500 रुपए जो पहुंची, उसकी असरकारक कितनी होगी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पे? फैसला तो उस बात की भी होगी, फैसला इस बात को लेकर के भी होगी कि दरअसल महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे, किसकी शिवसेना चलेगी? अब ये अस्तित्व का सवाल तो दोनों के लिए है। अजित पवार की भूमिका, एनसीपी की भूमिका क्या होगी महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर? चौथा सवाल ये भी उठता है। अगला सवाल यह भी होता है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक करियर महाराष्ट्र के भीतर इसके बाद कहां पर रहेगा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के जरिए जो कुछ भी खेल महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर किया गया, उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी लगातार उलझती गई आंकड़ों के हिसाब से, डाटा के हिसाब से। और वहीं पर अगला सवाल यह भी होता है कि जिस हिंदुत्व के ऊपर सवारी भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही कई सालों से, और महाराष्ट्र के भीतर और बाला साहब ठाकरे से जब पहली मुलाकात प्रमोद महाजन ने किया था, ध्यान होगा उस परिस्थिति में आरएसएस भी उसके अंदर शामिल हुआ था, तब से लेकर के जो अब तक की परिस्थितियां रही है, इस दौर में पहला चुनाव ऐसा है जिसमें शिवसेना को महाराष्ट्र के भीतर तोड़ दिया गया। शिवसेना अलग थलग खड़ी है और उसमें कौन असली कौन नकली, और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की साख भी इसी विधानसभा चुनाव के भीतर महाराष्ट्र के अंदर सामने खुल करके आएगी। बचेगी या फिर नहीं बचेगी? यानी ये कहे कि इस दौर में एक सवाल और काफी बड़ा होता है, देश के भीतर किसानों की भूमिका महाराष्ट्र के इस चुनाव के भीतर पैसे देकर के जो सुलझाई जा रही है, एमएसपी नहीं तो फिर मंडी के जरिए आपको कीमत मिल जाएगी, इस दिशा में जो तमाम सारी चीजें आगे बढ़ रही है, फैसला उसके ऊपर इस चुनाव के भीतर होना है। यानी ये कहे कि इन तमाम सारे मुद्दे अपने तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को, उसके परिणाम को तय करने वाले हैं। इसके साथ जुड़ा अगर झारखंड का मुद्दा है तो ट्राइबल एरिया, हेमंत सोरेन या फिर कहे कि सोरेन परिवार के साथ हुआ नहीं, यानी जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को बनाया था जिन लोगों ने, या फिर ये कहे कि वो अलग अलग टूट रहा है, छिटक रहा है, बट रहा है, या फिर बढ़ चुका है, क्योंकि चंपई सोरेन जेएमएम से निकल गए, बाबूलाल मरांडी अलग पार्टी बनाकर के दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, चंपई सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, दुर्गा सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इस परिस्थिति में झारखंड के ट्राइबल्स भी क्या देखता है सियासी तौर पर, इस बात का भी फैसला इसी चुनाव के भीतर होना है। कोलाहन के क्षेत्र में क्या वाकई प्रभाव चंपई सोरेन का होता है, जो वहां के टाइगर कहे जाते हैं, उनका कोई प्रभाव है इस दौर में या फिर नहीं है? जो माइनिंग का पूरा इलाका होता है, जो रॉयल्टी का पूरा चक्कर है, वहां पर जो पैसों की लूट है, कॉर्पोरेट की जैसे मौजूदगी है, उस बात को लेकर के भी इस दौर में फैसला होना कि वहां के मजदूर, वहां के आदिवासी क्या सोचते हैं इस बात को लेकर के। इन तमाम सारे बातों को अगर निचोड़ के इसको निकालिएगा तो इसमें से 2 बातें निकलती हैं। इन तमाम मुद्दों से हट करके एक फैसला इंडिया गठबंधन को होना तय है, इस चुनाव के माध्यम से इंडिया गठबंधन की मौजूदगी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, या फिर एक है कि सियासी तौर पर इस विधानसभा चुनाव के भीतर ही बात तय हो जाएगा। वहीं पर उसके बाद एक बात और है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है। ये हरियाणा के विधानसभा चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कॉर्पोरेट की मौजूदगी, कॉर्पोरेट की पूंजी, कॉर्पोरेट का पैसा, कॉर्पोरेट का कल्चर, मौजूदा सत्ता के साथ जो दिल्ली तक उसका नेक्सस, देश के 20 बड़े कॉर्पोरेट्स का हेडक्वार्टर मुंबई और दुनिया के अलग अलग देशों के भीतर होता है, बीते 10 सालों से वो सत्ता के साथ जुटे रहे, और इसका पूरा खुला खेल देश के भीतर इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी खुल करके सामने आया। यानी ये कहे कि इन चुनाव के भीतर फैसले पर बहुत कुछ पर होने हैं, लेकिन सवाल है कि अंत में एक ही सवाल आकर के अटक जाता है कि आखिरकार देश की जनता जिसको वोट डाल रही है, क्या वही वोट ईवीएम मशीन से निकल रहा है या फिर वो मशीन से नहीं निकल रहा है? इस मौजूदा भारत देश में एग्जिट पोल करने वाला व्यक्ति अपनी दुकान को इस दौर में बंद कर दे, इस देश के भीतर मीडिया इलेक्शन के समय में केवल इंतजार करे,
कि 8:30 बजेंगे जब काउंटिंग के दिन, उसके बाद से हम आंकड़े को दिखाना बताना शुरू करेंगे, उससे पहले कोई डाटा कोई आंकड़ा नहीं दिखाएंगे। और इतनी कड़ी मशक्कत जो इलेक्शन कमीशन करता है ईवीएम मशीन को लेकर के, क्योंकि ईवीएम में ही भारत देश का लोकतंत्र छिपा होता है, तो उसके ऊपर अपनी ठप्पा लगा दी जाए और फिर ऐसे में किसी अगले राज्य के भीतर चुनाव का इंतजार कर लिया जाए। फैसला इन तमाम बातों का होगा, चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को आएगा। इंतजार इस बात का आप भी कीजिए, इंतजार हम भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को देख करके आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।